अब प्यारे बच्चों आ गया असली खिलाड़ी और यह 5 नंबर का क्वेश्चन। और एक चीज बता दें, 5 नंबर आपका कंप्लीट है, लिख करके रख लीजिए। या तो अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू। कभी कभी क्या होता है ना कि एफ बराबर आर बाई टू न दे करके, एफ बराबर आर बाई टू न दे करके परीक्षा में पूछ देता है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया जी कि लो भाई आर बराबर 2f कैसे सिद्ध होगा। आप लोग सवाल उठा करके देख लीजिएगा, 2015 में यह पूछा गया सवाल है। 2015 में पूछा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू, ऐसे करके नहीं, अवतल दर्पण में सिद्ध करें आर बराबर 2f, ऐसे करके आपसे पूछ देगा। अगर आप लड़खड़ा गए तो गए काम से, समझ गए ना। तो आपको एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखना है। तो चलिए जी, अवतल दर्पण में पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ गए ना। अवतल दर्पण में पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। जरा चित्र को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपके परीक्षा में आ जाए कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर 2f, दोनों में है कुछ नहीं। देखिए एफ बराबर आर बाई टू, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर बराबर 2f, यानी कि है दोनों एक ही चीज, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछता है बच्चों को बस कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए जी आगे हम लोग देख लेते हैं चित्र कैसे बनाएंगे। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का हम लोग चित्र बना देंगे इस तरीके से। अवतल दर्पण का हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर यह चीज सीख गए ना तो आपका 5 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर कंप्लीट, समझ गए ना। यह चीज सीख गए तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह चीज पूछेगा ही पूछेगा। हम यहां पर यह नहीं कहेंगे कि पूछ सकता है, यह नहीं बोलेंगे, हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए ना, पूछेगा ही पूछेगा। 5 नंबर तो कंप्लीट। बोले हैं कि इस वीडियो से 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे तो जरूर करवाएंगे। देखिए यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया इसका प्रधान अक्ष। क्या हो गया, यह हो गया इसका प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत। अब प्यारे बच्चों एक आपतित किरण है जो आ रही है, एक आपतित किरण यहां से आया जी, ठीक है ना। एक आपतित किरण आया और आने के बाद यह टकरा करके फोकस से वापस लौट गया। यहां पर एफ है, ठीक है ना। इस आपतित किरण का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी नाम दे देते हैं जी। इस आपतित किरण का नाम हम क्या दे दिए, ए बी। यह क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? तो कोई दिक्कत नहीं है, यह तो सिंपल चीज, अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक सिंपल चीज कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सारे बच्चे समझ रहे हैं। अच्छा जरा एक चीज आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई सर्कल रहे प्यारे बच्चों, अगर कोई वृत्त रहता है, अगर कोई वृत्त रहता है तो ध्यान से जरा समझिएगा। अगर वृत्त रहे और वृत्त का यह सेंटर है, यह केंद्र है, समझ गए ना। अगर वृत्त के केंद्र से कहीं पर वृत्त पर हम रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, पता है कि नहीं है। अगर इधर भी खींचेंगे तो यह भी 90 डिग्री का, इधर भी खींचेंगे तो यह भी 90 डिग्री का, इधर खींचेंगे तो यह भी 90 डिग्री का, इधर खींचेंगे तो यह भी 90 डिग्री का। जहां पर भी खींचेंगे ना सब 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको अभी हम बताए कि यह जो चीज आप लोग देख रहे हैं यह एक गोले का ही तो भाग है। यह क्या है जी, एक गोला का ही भाग है, समझ गए ना। अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो इस प्रकार से एक गोला बनता कि नहीं बनता, एक गोला बन जाता ना, गोला बन जाता और इसका सेंटर यहां पर हो जाता, सेंटर यहां पर हो जाता कि नहीं होता। अगर अगर इससे हम कहीं पर भी एक रेखा खींच दे तो वह 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक रेखा खींच देते हैं यहां पर, यहां से एक रेखा खींच देते हैं यहां पर, तो यह क्या हो जाएगा जी 90 डिग्री का, और यह वक्रता केंद्र हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा वक्रता केंद्र। बताइए तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? दर्पण का भी नाम रख देते हैं, एम रख दिए, एम डैश रख दिए, एम डैश रख दिए। कोई दिक्कत? सारे बच्चे बताएंगे यहां तक फिगर में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से कमेंट करिए। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का ही सिर्फ कवर होगा या फिर सब्जेक्टिव का भी? जैसे भी हो आज 10 नंबर हम कंप्लीट करवाएंगे तो करवाएंगे, समझ गए ना। 10 से प्लस जा सकता है लेकिन 10 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों हम यहां से असली खेल अब शुरू करते हैं। असली खेल हम यहां से अब शुरू करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर दो कोण बन गया, ठीक है ना। यहां पर दो कोण बन गया, यह तो 90 डिग्री का कोण हो गया, और जैसे ही यह 90 डिग्री का कोण बना, इसको यह दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसको हम मान के चलते हैं कोण 1, इसको मान के चलते हैं कोण 1, और यह वाला जो एंगल बना इसको हम मान लेते हैं कोण 2। समझ गए ना, ध्यान से समझिए। इसको हम कोण 1 मान लिए, इसको कोण 2 मान लिए। नाम तो धरना है, बस नाम धर दिए। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है उसका नाम धरा जाता है, ऐसे ही यहां पर एक कोण बन गया, हम नाम रख दिए कि कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया।
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है जी। अब कोई दिक्कत नहीं है तो कहिएगा कि सर तो यही दोनों के खाली नाम रखिएगा। सर यह भी तो कोण बन रहा है तो इसका भी नाम रख दीजिए। लीजिए भाई आपका बात मान लेते हैं, इसका भी नाम रख दिए हम कोण 3। अब कोई दिक्कत? इसका भी नाम रख दिए हम कोण 3। यहां पर अपना ध्रुव P हो जाएगा, ठीक है ना, ध्रुव P हो जाएगा। अब तो सारे बच्चे यहां तक समझ गए, यह हो गया कोण 1, यह हो गया कोण 2 और यह हो गया कोण 3। अब देखिए तो जरा ध्यान से, यह हो गया प्यारे बच्चों आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। और जब यह आपतित किरण है, यह जब आपतित किरण है, यह जब परावर्तित किरण है, तो अभी हम आपको बताएं कि आपतन कोण यह बनेगा और परावर्तन कोण यह बनेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यह परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन का नियम ही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण, आपतन कोण को हम लिखे हैं कोण 1 से, परावर्तन कोण को लिखे हैं कोण 2 से। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा? कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? तो सर जी परावर्तन के नियम से होगा। हम इसी चीज को यहां पर लिख दिए हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। समझ गए? कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। अच्छा जरा एक चीज जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक चीज अगर मैथ में ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक रेखा इसको काट रहा है, समझ गए ना? अगर प्यारे बच्चों ऐसा होता है ना, तो देखे होंगे आप लोग कि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? एकांतर अंतः कोण से बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण के बारे में पढ़े हैं ना कि जब कोई समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे तो उसके एकांतर अंतः कोण यानी कि यह वाला और यह वाला आपस में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा ध्यान से देखिए तो यह समांतर है और यह भी क्या है? समांतर है। और एक तीसरी तिरछी रेखा इसको काट रहा है। देखिए तो यह रेखा इसको काट रहा है। तो यह वाला कोण प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यह वाला कोण यानी कि यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा ना, यानी कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर अंतः कोण से। यहां तक कोई तो किसी भी बच्चे को दिक्कत है? किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना है? एकांतर अंतः कोण से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 इसको हम मान लिए। समझ गए ना? हम यहां पर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले और हमारा समय भी बचे, कम समय में हम ज्यादा चीज को कवर करें, इसलिए हम इस चीज को लिख करके लाए हैं। अगर यहां पर लिखेंगे तो थोड़ा बोर्ड में खाली रहेगा, जो हाथ से लिखेंगे। अगर हाथ से लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो फिर फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का हमारा 5वां पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर भी हम इस चीज को बताए हैं। समझ गए ना? ध्यान से समझिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए तो जरा इधर साइड आप लोग जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर कोण 1 और कोण 1 दोनों आपस में बराबर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं LHS बोलते हैं। और यह जो राइट साइड वाला है इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। समझ गए? तो देखिए तो कोण 1 समीकरण 1 में भी है, कोण 1 समीकरण 2 में भी है, यानी कि LHS बराबर है तो अपना RHS भी बराबर हो जाएगा। जब दाहिना हाथ बराबर है तो बायां हाथ भी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 कर दिए। देख लीजिए जरा ध्यान से, कोण 2 बराबर कोण 3 कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब समझ में आ गया है तो जरा इधर ध्यान दीजिए, यह तो अपना समीकरण निकल करके आ गया कोण 2 बराबर कोण 3। अब प्यारे बच्चों जरा इस ट्रायंगल में आप लोग देखिए तो यह जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, यह वाला त्रिभुज, जरा इस त्रिभुज को गौर से आप लोग जरा देखिए और गौर फरमाइए। इस त्रिभुज को हम यहां पर उठा करके लाते हैं। यह त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से है और इस त्रिभुज को हम यहां पर उठा करके ले आए। ठीक है, यह त्रिभुज है, इधर अपना A है, इधर अपना C है और इधर अपना F है। ठीक है, सेम इसी त्रिभुज को हम उठा करके यहां पर रख दिए। अब देखिए तो इसका कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है। कोण 2 और कोण 3, यहां पर कोण 2 हो गया, यहां पर कोण 3 हो गया, दोनों आपस में बराबर है। गणित में आप लोग पढ़े हैं ना कि अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। समझ गए? तो यहां पर कोण 2 और कोण 3 जब बराबर है तो इसके आमने सामने का जो भुजा होगा वो वह आपस में बराबर होगा। यानी कि कोण 2 के सामने का भुजा यह वाला और कोण 3 के सामने का भुजा यह वाला, दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। पढ़े हैं ना गणित में, इतना तो आपको जानकारी होगा। तो इतना जब जानकारी है तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि AF जो है वो वह किसके बराबर हो जाएगा? AF जो है वह CF के बराबर हो जाएगा। AF जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? तो AF जो है वह CF के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब ट्रायंगल AFC में हम लिखे हैं कोण 2 बराबर कोण 3, इसी चीज को लिखे हैं कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। इसलिए क्या हो जाएगा? AF बराबर CF। तो हम यहां पर लिखते हैं AF बराबर CF। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है ना। ए एफ बराबर सी एफ हम लिख दिए, ए एफ बराबर सी एफ, यहां इसको हम मान लिए समीकरण 3। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर कोण ए बिंदु और कोण पी बिंदु, एक्चुअल में यह जो बिंदु है कोण ए और पी, यह बहुत ही नजदीक है, एकदम सटा हुआ है। आपको समझाने के लिए बस इतना हम गैप कर दिए, समझ गए ना। आपको समझाने के लिए यह जो चीज है ना यहां पर कर दिए हैं। एक्चुअल में अगर इसको देखा जाए ना तो एकदम इसके बराबर है, एकदम इसके बराबर है, समझ गए। क्योंकि यह जो दर्पण हम इतना बड़ा बना दिए है ना, दर्पण का द्वारक छोटा है, समझ गए, दर्पण का चौड़ाई बिल्कुल छोटा है, बस आपको समझाने के लिए हम ऐसा किए हैं। तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो कोण ए बिंदु कोण पी के काफी निकट होगा, यानी कि जो ये वाला बिंदु है ना जी, यह कोण पी के काफी निकट होगा, यानी कि यहां पर होगा, यह बिंदु पी के निकट। अगर हम लोग बहुत नजदीक जाएंगे, जैसे देखिए यह बिंदु ऐसे है, अगर आप अभी आपको लग रहा होगा ना कि यह छोटा है यह बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो यह चीज है ना, अगर यहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे तो अंत में देखेंगे ना कि इतना ही बड़ा है। यानी कि जितना बड़ा पीएफ है उतना ही बड़ा एएफ भी है, यानी कि एएफ और पीएफ बहुत ही समान है, एकदम बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के निकट होगा, अर्थात एएफ बराबर पीएफ, यानी कि एएफ यह वाला जो रेखा हो गया यह पीएफ इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। एएफ बराबर पीएफ, एएफ बराबर पीएफ हो जाएगा। जब एएफ बराबर पीएफ हो गया तो इसको हम क्या कर लिए, समीकरण 4 मान लिए। अब समीकरण 3 हमारा निकल करके आया था सीएफ बराबर एएफ, समीकरण 3 निकल करके आया था सीएफ बराबर एएफ, और समीकरण 4 निकल करके आ गया एएफ बराबर पीएफ। देखिए तो इसमें भी एएफ और इसमें भी एएफ, हम लोग एएफ एएफ को कैंसिल करते हैं, बच गया क्या, सीएफ बराबर पीएफ। तो समीकरण 3 और 4 से पीएफ बराबर सीएफ करेंगे कि नहीं करेंगे, समीकरण 3 और 4 से पीएफ बराबर सीएफ कर दिए तो पीएफ बराबर सीएफ कर दिए हम लोग। यहां तक तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए जी पीएफ बराबर सीएफ, इधर आते हैं फिर से पिक्चर पर, पीएफ बराबर सीएफ क्या हम सिद्ध करके लाए हैं, पीएफ बराबर सीएफ, पीएफ बराबर सीएफ, यानी कि यह जो पीएफ है और यह जो सीएफ है दोनों आपस में बराबर है। और एक चीज बता दें, यही चीज को हमको बराबर करने के लिए ना इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा है। एक्चुअल में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस का जरूरत था नहीं, लेकिन पीएफ सीएफ के बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा, यह चीज को सिद्ध करने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हमको करना पड़ा, समझ गए। अब जब यह सिद्ध हो चुका है तो जरा देखिए तो पीएफ जो है यहां पर जरा ध्यान से समझिए, यह जो पीएफ बराबर सीएफ निकल करके आया तो हम लोग लिख सकते हैं पीसी, यहां से यहां तक की दूरी को अगर हमें निकालना है पीसी बराबर, तो लिख सकते हैं सीएफ जोड़ पीएफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो लिख देंगे पीएफ जोड़ पीएफ जोड़ सीएफ, क्या लिखेंगे, पीएफ जोड़ सीएफ, पीसी बराबर पीएफ जोड़ सीएफ, यही चीज हम यहां पर लिखे पीसी बराबर पीएफ जोड़ सीएफ, ठीक है। उसी चीज को जो चीज हम यहां पर लिखे ना इसी चीज को यहां पर लिख दिए है पीएफ पीसी बराबर पीएफ जोड़ सीएफ। अब पीसी बराबर पीएफ जोड़ सीएफ, ठीक बात है भाई, हम यहां पर अभी प्रूव करके लाए हैं पीएफ बराबर सीएफ, पीएफ बराबर सीएफ, यानी कि सीएफ के जगह पर हम पीएफ का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों तो बराबर है। जैसे दो कलम ले लिए, मान लिए कि यह कलम और यह कलम दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम इसका उपयोग कर लेंगे। तो पीएफ जब सीएफ बराबर है तो पीएफ के सीएफ के जगह पर पीएफ का यूज करेंगे। तो जरा ध्यान से समझिए, पीसी बराबर पीएफ जोड़ पीएफ, सीएफ के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, पीएफ ले आए तो सीएफ के जगह पर पीएफ हो गया। अब पीसी बराबर पीएफ और जोड़ पीएफ तो 2 पीएफ हो गया, पीसी बराबर क्या हो गया, 2 पीएफ हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या है, पीसी, क्या है, पीसी, पीसी, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी, और यहां से यहां तक का दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है क्या, जरा ध्यान से समझिए, क्या है जी, वक्रता त्रिज्या है। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या है ना, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं तो इसलिए हम लिख दिए आर, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, आर लिख दिए। अब क्या है, 2pf, पीएफ क्या है भाई जरा देख लेते हैं, पीएफ क्या है, फोकस दूरी है ना, पीएफ क्या है, फोकस दूरी है, और 2pf यानी कि 2f होगा, फोकस का दुगना दूरी हो गया, तो यहां पर r बराबर 2f हो गया। प्रूव हमको यही करना था, देखिए तो जरा ध्यान से, r बराबर 2f प्रूव हमको यही करना था। अगर एक प्रोसेस और आगे बढ़ा दें तो f बराबर r/2, अगर यह चीज प्रूव करने के लिए बोले तो यह कर देंगे, यह करने के लिए बोले तो यह कर देंगे। कितना आसान है जरा बताइए आप लोग, क्या बताइए, फटाफट से बताइए तो, कहीं कोई आसान मतलब हार्ड लगा आपको कि कोई हार्ड चीज है?
कितने बच्चे समझ गए जल्दी से बताइएगा। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लोग यह चित्र बनाइएगा ना तो शुरुआत में यह चीज जरूर लिख दीजिएगा 2 लाइन कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिनका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। BA एक आपतित किरण है, यह वाला एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है तथा CA अभिलंब है। यह CA क्या है? एक अभिलंब है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। अगर चित्र ऊपर बनाइएगा तो लिखिएगा जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि चित्रवा बना दिए ऊपर और रटू तोता ने याद के लिए हैं कि प्रिंस सर तो बताए थे कि जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है, तो कॉपी जांच करने वाला को लग जाएगा कि बेटा ये रट के आया है। तो अगर चित्र ऊपर बनाइएगा तो जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, चित्र नीचे बनाइएगा तो जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। तो यह सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज यहां तक ही हम रहने देते हैं साइंस, और अगले क्लास में क्या होगा अब यहां से आगे पढ़ाएंगे। और अगले क्लास में हम आपको 2-3 चीज जो है वह महत्वपूर्ण चीज, जैसे यह तो हो गया एक चीज, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, ठीक है, यह बता देंगे। लेंस सूत्र बता देंगे 1/V + 1/U बराबर 1/F, यह चीज बताएंगे। आवर्धन के बारे में बताएंगे, कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, लगभग 20-25 ही बताएंगे और उसी में से पूरा लड़ जाएगा। समझ गए ना? तो इतना चीज हम आपको अगले क्लास में बताने वाले हैं, तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।